ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो अभी जो आपने एग्जांपल पूछी है, एग्जांपल 32 बेटा, ये उस टॉपिक से है जब मैं कल आपको पढ़ाते हुए बता रहा था कि हर पार्टनर के लिए प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। मतलब हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर मस्ट करेगा, लेकिन तमाम प्रॉफिट शेयर करने वाले लोग जो होते हैं वो पार्टनर नहीं होते। तो लिहाजा कुछ ऐसे लोग भी प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं जो फर्म के अंदर पार्टनर नहीं होते लेकिन फर्म के हिस्सेदार होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि भाई किसी डिजीज पार्टनर की विडो को या उसके बच्चों को देते हैं, इस तरह कोई आप माइनर को बेनिफिट में इंटर कर लेते हो, इस तरह कोई लैंडलॉर्ड वगैरह है या प्रीवियस ओनर ऑफ द फर्म है। तो जो भी कोई इस तरह का शख्स जिसको आप प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हो उसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में। तो वो शख्स जो है इन्वॉल्व होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे मुइज, अदीब एंड मुमताज तीन बंदे पार्टनर थे। अदीब बेचारा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हादी आपके साथ अदीब रहता है, आप उसे बताइएगा कि आपका टाइम जो है कैप ने पूरा कर दिया है। मुइज एंड मुमताज कंटिन्यू द बिजनेस एंड एग्री टू गिव 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भैया जी वो एक डिजीज्ड पार्टनर था, बेचारा गुजर गया। उसके घर वालों के लिए फर्म वालों ने एक अच्छाई सोची कि हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसका 10% प्रॉफिट जो है वो उसको, उसकी जो विडो है, उसकी जो बेवा है, हम उसको दिया करेंगे। तो क्या वो पार्टनर हो जाएगी फर्म के अंदर? तो बेटा इसका आंसर है कि वो पार्टनर नहीं रहेगी फर्म के अंदर, लेकिन वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो ले सकती है। वो कहता है नो, अदीब विडो इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। यहां तक तो उसका कंक्लूजन है क्वेश्चन का, जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है। आगे बेटा वो प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहा है। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज अ प्राइमरी फेची एविडेंस ऑफ द existence of partnership. However, the receipt by the widow of a deceased partner as annuity does not of क्या कहते हैं, does not of itself make a receiver a partner with the person carrying on the business. तो बेटा इसने यहाँ पे प्रोविजन को एक्सप्लेन किया है। प्राइमा फेशी का मतलब होता है क्लियर, मतलब वाजे चीज, कि अगर कोई शख्स जो है वो फर्म के अंदर से प्रॉफिट ले रहा हो तो ये वाजे होता है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है कि वो शख्स फर्म का पार्टनर होगा। ठीक है, वो शख्स फर्म का पार्टनर है। लेकिन बच्चे ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ वाजे है, जाहिर है, या आपको क्या कहते हैं एक्सटर्नली ऐसा लग सकता है। एक्चुअली तमाम प्रॉफिट लेने वाले लोग जो होते हैं वो पार्टनर नहीं होते। अब बेटा यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखी जाती है ये लीगल लैंग्वेज होती है। आप इसको या तो रट्टा मारे या बेहतर है कि जो आपको प्रोविजन आती है आप एज इट इज प्रोविजन प्रोड्यूस कर दें इस जगह पे। ये जो यहाँ तक लाइन मौजूद है यहाँ से लेके ये क्या कहते हैं वो प्रोविजन मौजूद है, आप प्रोविजन लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। In determining whether Adib Widow is a partner in the firm, regard shall be had to be presence of mutual agency relationship among Moiz, Mumtaz and Adib Widow, which is the conclusive evidence of the क्या कहते हैं पार्टनरशिप। तो लिहाजा क्वेश्चन ये आ सकता है, सबसे पहले तो आपने कंक्लूजन देना होगा कि भैया फर्म में पार्टनर है या नहीं है विडो, फिर आपने वो प्रोविजन बतानी होगी, और फिर आपने ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर जो विडो है अदीब की, अगर वो पार्टनर फर्म के अंदर बनना चाहती है तो उनके दरमियान में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो मेन असेंशियल पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है, ना कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है। एक असेंशियल है सही, तमाम पार्टनर्स के लिए जरूरी है प्रॉफिट शेयर करना, लेकिन उससे भी बड़ा असेंशियल क्या है कि पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट का होना। तो लिहाजा अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के दरमियान, वो एग्रीमेंट इंप्लॉयड भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो ऑरल भी हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा कोई भी पार्टनर नहीं बनेगा। तो ये लिस्ट में मौजूद था, उस लिस्ट में कि विडो जो होती है जिसको फर्म का प्रॉफिट सिर्फ जा रहा होता है, इसके अलावा किसी काम में वो इन्वॉल्व नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है फर्म के साथ, वो पार्टनर नहीं कहलाएगी। क्लियर है बच्चे? सर सर इधर रिसीट से क्या मुराद है? कहाँ पर बच्चे? सर ये आंसर में हाउएवर द रिसीट बाय विडो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज एन्युटी, एज ये सेकंड लाइन के हैं। यार ये लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है। वो कह रहा है कि जो विडो 10% रिसीव कर रही है प्रॉफिट का, वो उसको पार्टनर नहीं बना देता फर्म के अंदर जब तक उसका फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो या एग्रीमेंट ना हो पार्टनरशिप का। यस समझ आई? यस ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट लेना किसी को पार्टनर नहीं बना देता, मतलब विडो का सिर्फ प्रॉफिट रिसीव करना उसको पार्टनर नहीं बना देता फर्म में जब तक कि उसका बाकी दो पार्टनर्स के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो। क्लियर है? यस सर। ओके,
चले जी, कल हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक आ गए थे कि भाई पार्टनर्स की टाइप्स वगैरह हमने पढ़ी थी और फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल और होल्डिंग आउट कल मैंने आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कैसे काम करता है। कि भाई जब भी कोई एक पार्टनर या कोई भी शख्स जो है, कोई भी शख्स जो है वो अपने आप को किसी फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट करता है और जो फर्म है या बाकी लोग जो है उसको निगेट नहीं करते, तो वो शख्स फर्म का पार्टनर बन जाता है। और कोई भी शख्स जो उस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करके उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए फर्म लायबल होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फैजान, अदीब और चौथा कौन सा, शफकत, आप तीनों की फर्म थी और आपका एक दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। आप जाके फर्म कहीं पे बैठे दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, तो ट्रंप कहता है जी मैं इनका पार्टनर हूं, हालांकि वो आपका पार्टनर नहीं है और आप खामोश रहते हो, नहीं बताते उनको कि भाई ये हमारा पार्टनर है या नहीं है। या इसी तरह आप स्टेटमेंट दे देते हो कि जी ये शख्स हमारा पार्टनर है, हालांकि एक्चुअली वो पार्टनर नहीं था। आपने मजाक में या फॉर ग्रांटेड या इस चीज को जोर देने के लिए कि हमारा आपस में रिलेशनशिप कितना अच्छा, आपने बताया जी हमारा तो पार्टनर है, हालांकि वो फर्म का पार्टनर नहीं था। तो अब आप को लॉ कहता है कि अब आप मुकर नहीं सकते इस चीज से। अगर कोई शख्स उसके साथ ट्रांजैक्शन कर लेता है और उसको लॉस होता है तो आप लायबल होंगे, फर्म लायबल होगी उसके लिए कि वो पार्टनर है आपकी फर्म में। फिर भी वो पार्टनर नहीं बन जाता, वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। लॉ कहता है कि वो पार्टनर नहीं होगा। हाँ, उसने कोई ट्रांजैक्शन की है तो फर्म लायबल हो जाएगी, वो पार्टनर नहीं बनेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्टिव पार्टनर था तो हमने पढ़ा था कि इस पार्टनर को जब भी रिटायर होना है तो ये अपना जनरल पब्लिक को नोटिस देगा। और अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया लेकिन उसने जनरल पब्लिक को नोटिस नहीं दिया, तो जब तक नोटिस नहीं दिया जाता फर्म उसके एक्ट के लिए लायबल होगी। समझ आ गई? Yes. हाँ, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर भैया किसी किस्म के नोटिस की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स मर जाता है तो भी किसी किस्म के नोटिस की जरूरत नहीं होती, ये एक्सेप्शन है। आज हम बात करते हैं ड्यूटीज, राइट्स, अथॉरिटीज वगैरह 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 की। एब्सोल्यूट ये जनरल ड्यूटीज, बेटा ये वो ड्यूटीज होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये बाय लॉ इम्पोज हैं हर पार्टनर के ऊपर, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तमाम वो ड्यूटीज जो बाय लॉ हो और जिनको चेंज ना किया जा सके उनको एब्सोल्यूट ड्यूटीज या जनरल ड्यूटीज कहा जाता है। कौन कौन सी हैं? वो कहता है कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम ना करे या किसी छोटे स्केल पे बेनिफिट के लिए काम ना करे, बल्कि पूरी फर्म के कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, ये उसकी ड्यूटी है। इस तरह उसकी हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो जस्ट और फेथफुल रहे, सच्चा और ईमानदार रहे। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर अकाउंट्स बना के बाकियों को प्रेजेंट करे, मतलब अपने तमाम फाइनेंशियल मैटर जो उससे रिलेटेड है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो प्रेजेंट करे। ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, के हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो बाकी तमाम पार्टनर्स को तमाम वो इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करे जिससे फर्म या कोई भी पार्टनर जो है वो इफेक्ट हो रहा हो या इफेक्ट होने का खतरा हो। इस तरह ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड, कि अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है और उसकी वजह से बाकी पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ा है, तो जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है ये उसकी ड्यूटी है कि बाकी जिन जिन को लॉस हुआ है उसको रिकवर करेगा, उसको पूरा करेगा। इसको कहा जाता है इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफाई करना। उसके बाद ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो जॉइंट और सेवरली लायबल रहेगा। जॉइंटली या सेवरली लायबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई आप तीन पार्टनर थे, अदीब, अनीस, फैजान एंड शफकत। अब तीनों जो है वो फर्म चला रहे थे, लंडे की फर्म थी या कुछ भी ऐसा था। आप तीनों ने किसी से लोन लिया, मिसाल के तौर से हादी से आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया। अब इसको वापस करने के लिए आप तीनों लायबल हो। अब हादी जब लोन लेने आता है, कर्जा अपना वापस लेने आया, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई जब तक हम तीनों इकट्ठे नहीं होते तब तक आप हमसे कर्जा नहीं मांग सकते। या आप ये नहीं कह सकते कि अनीस कहे जी मैं अपने हिस्से का 1 लाख रुपया दे रहा हूं, बाकी उसे तुम ले लो। नहीं, ज्वाइंटली से मुराद ये है कि अगर तीनों उसे मिल जाते हो तो वो तीनों से 1-1 लाख रिकवर करा लेगा। सेवरली का मतलब ये होता है कि अगर आप तीनों में से कोई एक भी मिल जाता है तो वो पूरा 3 लाख हादी उससे रिकवर करा लेगा।
मतलब अनीस सत्य चढ़ गया हादी के, तो हादी इससे 3 लाख रुपया ले लेगा, फिर अनीस जो है वो फैजान और शफकत से अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो निकलवा लेगा। क्लियर है बच्चे कि ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली का क्या मतलब होता है? इसको जॉइंट एंड Yes, सेवरल sir. लाइबिलिटी कहा जाता है कि आप जॉइंटली भी लायबल होते हो, आप पकड़े जाओ तो सेवरली भी लायबल होते हो। और इस तरह ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, हमने कहा कि भाई पार्टनर जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते होते हैं, जिस तरह के अनीस ने अपने बच्चे को किया था। लेकिन वो कहते हैं कि विदाउट गेटिंग कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो लिहाजा हर पार्टनर की ड्यूटी है कि जब भी वो अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर करने लगे तो तमाम पार्टनर की जो है वो एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है। तो बेटा ये 7 वो ड्यूटीज हैं जिनको एब्सोल्यूट ड्यूटीज कहा जाता है या जनरल ड्यूटीज कहा जाता है, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट से भी चेंज नहीं कर सकते, ये बाय लॉ इंपोज्ड है। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि चल यार तू झूठ बोलता रही हो, ईमानदार भी ना रही हो, जो करता है कर, तू हमारा पार्टनर होगा, नहीं, नहीं कर सकते आप, उसकी ये ड्यूटीज चेंज नहीं कर सकते साहब। अगली होती है क्वालिफाइड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। बेटा ये वो ड्यूटीज हैं इनको आप चेंज कर सकते हो, मतलब पार्टनर्स को कंट्रैक्ट में आप पार्टनर्स की ये ड्यूटीज चेंज कर सकते हो, किसी की ये ड्यूटी वेव ऑफ कर सकते हो, किसी को छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इन ड्यूटीज के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, ऊपर वाली के अंदर नहीं हो सकती। तो क्वालिफाइड ड्यूटीज ये वो ड्यूटीज होती हैं बेटा जो होती तो लॉ की तरफ से है, लेकिन आप इनको चेंज कर सकते हो थ्रू एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के ये चेंज होंगी या एक्सप्रेसली जो है बोल के जो है वो चेंज होंगी। कौन कौन सी? ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज, के हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपनी तमाम ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाए। अब देखो यहाँ पे बात हो इस तरह हो रही है कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो बिजनेस में अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से निभाए। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई शख्स ऐसा पार्टनर बन सकता है जो मैनेजमेंट का पार्टनर हो, डिसीजन मेकिंग का पार्टनर हो, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर देखी थी, तो लिहाजा ये चेंज हो सकती है। इस तरह ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन के तमाम पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि वो बगैर कोई सैलरी लिए काम करेंगे। अगर कोई सैलरी किसी पार्टनर को देना चाहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा कि इस पार्टनर की इतनी सैलरी होगी। नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की ड्यूटी मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा कि विदाउट रेम्यूनरेशन तमाम पार्टनर काम करेंगे, मतलब किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट द लॉस, कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो तमाम पार्टनर जो है इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा था कि पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, कैसे पार्टनर भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, लॉस शेयर नहीं कर रहे होते। तो बेटा यही चीज है कि आप ये ड्यूटी चेंज कर सकते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। समझ आ रही है बातें? जी सर। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, कि अगर किसी पार्टनर के गलती से उसे क्या कहते हैं विलफुल निग्लेक्ट, मतलब जानबूझ के उसने कोई गलती की या उसने कोताही की, उसकी वजह से बाकियों को लॉस हुआ, तो उसकी ड्यूटी जो है वो, उसकी ड्यूटी है कि बाकी तमाम पार्टनर्स को वो कंपनसेट करेगा, लेकिन इस ड्यूटी को भी अमेंड किया जा सकता है। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी, अगर कोई कार है, कोई घर है, कोई प्लॉट है, वो सिर्फ फर्म के पर्पस के लिए यूज होगा। लेकिन हमें पता है कि जो फर्म है उनकी गाड़ियां पार्टनर भी यूज करते होते हैं, तो भैया कैसे हो सकता है? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि ये गाड़ी हम इसको दे रहे हैं। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड, कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के अंदर रहते हुए अपना पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, मतलब किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन खाया उसने, या किसी से रिश्वत खाई है उसने, या कुछ ऐसा किया है, तो उसकी ड्यूटी है कि ये प्रॉफिट वो फर्म को देगा, सरेंडर करेगा, वो अपने पास नहीं रख सकता। क्यों? कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर रहते हुए पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन प्रोहिबिटेड एंड कंपीटिंग बिजनेस, कि हर पार्टनर की ये ड्यूटी होती है कि जो बिजनेस फर्म कर रही है वो जब तक पार्टनर है फर्म के अंदर, या जब वो छोड़ के जाएगा तब भी कुछ खास अरसे तक वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, वो वाला बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो ये वो ड्यूटीज हैं बेटा जिनको चेंज किया जा सकता है, किसी पार्टनर को फर्म जो है अलाउ कर सकती है, जी आप अपना ये बिजनेस पर्सनली भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? जी सर। ओके जी, गुड हो गया। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, अब राइट्स वगैरह देखते हैं पार्टनर के एक दूसरे के दरमियान क्या राइट्स होते हैं।
राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले, ये राइट्स है। राइट टू बी कंसल्टेड, हर पार्टनर का राइट है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटर होने के लिए, किसी भी किस्म का डिसीजन लेने से पहले उससे मशवरा किया जाए, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और इस तरह राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, हर पार्टनर का राइट है कि वो फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स एंड पेपर होते हैं उसको वो इंस्पेक्ट कर सके, उस तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेगा। अगर कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है तो तमाम पार्टनर इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। हाँ, अगर एग्रीमेंट के थ्रू रेशियोज वगैरह तय करनी है प्रॉफिट शेयरिंग की तो उस रेशियो में प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस या लोन दिया हुआ है तो उसका राइट है कि वो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर 6% पर एनम के हिसाब से वो ले सकता है। क्लियर है बच्चे? और इसी तरह हर पार्टनर का राइट है कि अगर उसको ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए, फर्म की ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए, ऑर्डिनरी काम करते हुए कोई लॉस हो जाता है तो फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी, मतलब फर्म उसको कंपनसेट करेगी। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, अनीस, शफकत और फैजान ने तय किया कि जी शफकत को हम भेजते हैं अल्ताफ भाई के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करके। शफकत बेचारा जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने और वापसी में पता चलता है कि उसकी एक किडनी गायब है। तो अब उसको, ये फर्म के बिजनेस के लिए किया था जिसकी वजह से उसे लॉस हो गया है, तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंडेमनिफाई करेगी और ये उसका राइट है कि वो खुद को इंडेमनिफाई कराएगा। इस तरह राइट टू रिटायर, हर पार्टनर का राइट है कि वो तमाम पार्टनर की कंसेंट से या एक्सप्रेस एग्रीमेंट से किसी भी तरीके से वो किसी भी वक्त रिटायर हो सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। क्लियर है बच्चे राइट्स तमाम के? जी सर। राइट ऑफ पार्टनर ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, मिसाल के तौर पे जब भी कोई पार्टनर जो है वो छोड़ के जाता है बच्चे, तो क्या होता है, फर्म पुरानी डिसॉल्व हो जाती है, फिर नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती, तो लिहाजा अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया है तो उसके क्या राइट्स होंगे। कहता है कि भाई दो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहले नंबर पे या तो वो अपना शेयर जो है वो ले ले, ठीक है, फर्म के अंदर फर्म के एसेट्स में जितना भी उसका शेयर था वो फर्म से ले और चला जाए, तो ठीक है, मामला सॉल्व हो गया, वो चला जाए, ये उसका राइट है। दूसरा उसका राइट ये भी है कि उसकी मर्जी है वो ना ले, अभी उसका शेयर जो है वो अभी फर्म के अंदर पड़ा रहे और वो रिटायर हो जाए। अब उसका शेयर फर्म के अंदर मौजूद है और वो रिटायर हो गया, तो फिर उसके पास क्या राइट है, फिर उसके पास दो राइट्स बचते हैं। एक, या तो जो वो फर्म के पास शेयर पड़ा हुआ उसको एज अ लोन और एडवांस ट्रीट करे और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करे। दूसरे नंबर पे या फिर वो अपना प्रॉफिट का शेयर लेता रहेगा। मिसाल के तौर पे हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ASF फर्म थे, ए का कैपिटल था 3 लाख, एस का कैपिटल था 5 लाख, एफ का कैपिटल था, नहीं सारों का इक्वल करते हैं यार, 2-2 लाख करते हैं सबका, सारे इक्वली जो है वो शेयर होल्डर। अब जब इसमें से ए जो है वो रिटायर हुआ, उस फर्म के टोटल एसेट थे, नेट एसेट 9 लाख के, मतलब 3-3 लाख हर बंदे का हिस्सा है, ऐसी बात है, साथ साथ बोलते जाएं। Yes, sir. अनीस, अच्छा, अब ए जो है जब ये रिटायर हो रहा है तो ये अपना 3 लाख का हिस्सा लेके जा सकता है? Yes, sir. बिल्कुल लेके जा सकता है, ये इसका राइट है। अब ये जब रिटायर हुआ तो इसका पहला राइट ये था कि अपना हिस्सा ले और चला जाए। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि ये अपना हिस्सा लेने आया तो बाकी शफकत और फैजान ने कहा कि यार अभी फर्म के हालात ठीक नहीं है, आप अपना शेयर जो है इसी फर्म के अंदर रहने दो अभी, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद जो है वो हम आपको ये दे देंगे, आपका 3 लाख आप आपको वापस कर देंगे। अब अनीस कहता है जी ठीक है, लेकिन मैं 3 लाख यहाँ पे रख रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या? तो अगर वो अपना शेयर नहीं ले रहा अनीस, तो फिर इसके पास दो राइट्स है। पहला राइट ये है कि या तो इसको एज अ लोन या एडवांस ट्रीट करे और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता रहे। ये दूसरा राइट ये है कि भाई ये अभी भी इसको पार्टनरशिप का शेयर समझे और जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट लेता रहे।
तो दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये इंटरेस्ट ले सकता है उसके ऊपर 6% पर एनम से, या फिर वो प्रॉफिट के अंदर शेयर ले सकता है जो ऑलरेडी ले रहा था। तो प्रॉफिट तो शेयर कर रहा होगा लेकिन ये पार्टनर नहीं होगा फर्म का। क्लियर है बच्चे पॉइंट? Yes, sir. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं बेटा उनके राइट्स ड्यूटीज वगैरह सारी सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की अथॉरिटी क्या होती है? देखो बेटा दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक तो होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। ये तो वो अथॉरिटी होती है जो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के दे दी जाती है, मतलब तमाम पार्टीज एग्री करके अथॉरिटी देती है, उनको एक्सप्रेस अथॉरिटी कहा जाता है। इंप्लाइड अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी होती है बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली तो नहीं दी जाती लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन और बाय लॉ जो है उसको मिल जाती है। ठीक है, तो implied authority क्या होता है? The authority of a partner to bind the firm with his act is referred to as implied authority of a partner। कि भाई तमाम वो एक्ट जो क्या कहते हैं उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं, ये समझा जाता है कि ये इसकी अथॉरिटी है, मतलब एक्सप्रेसली नहीं होता, समझा जाता है कि ये इसकी अथॉरिटी है, तो वो इंप्लाइड अथॉरिटीज कहलाई जाती हैं। अच्छा, एम्प्लॉयड अथॉरिटी कब वैलिड होगी? मतलब एम्प्लॉयड अथॉरिटी के दरमियान अगर कोई शख्स एक्ट करता है तो फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो लिहाजा एम्प्लॉयड अथॉरिटी कब बाइंडिंग एक्ट बन जाएगी? तो वो कहता है सबसे पहले तो जो काम किया जाए वो बिजनेस, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उस नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जो फर्म का बिजनेस है वही काम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी लंडे की फर्म है, अब एक्सप्रेसली हो सकता है आपने अनीस को ये अथॉरिटी ना दी गई हो कि वो परचेज कर सकता है लंडा, ये नहीं, लेकिन वो जाके अगर परचेज करने जाता है तो परचेज करने वाला कहेगा कि यार ये लंडे की फर्म है, इसके पास जाहिर बात अथॉरिटी होगी, ये पार्टनर है। तो लिहाजा जो एक्ट होना चाहिए वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जिस तरह जो बिजनेस फर्म कर रही है उसी के अंदर होना चाहिए, और जो एक्ट किया जाए वो फर्म के नाम के ऊपर किया जाना चाहिए। मतलब अनीस जब ट्रांजैक्शन करने जाए तो अपने नाम के ऊपर ना करके आए बल्कि फर्म के नाम के ऊपर करके आएगा। तो अगर ये तीन कंडीशन मीट होती हैं तो उसका एक्ट जो है वो फर्म को बाइंड कर देगा एम्प्लॉयड अथॉरिटी के जरिए। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इन विच फर्म डील्स, रिसीविंग फ्रॉम एंड पेइंग द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, तो जो लोग फर्म के साथ डील कर रहे हैं उनसे पैसे लेना देना। इसी तरह एम्प्लॉइंग सर्वेंट, एम्प्लॉइज वगैरह रखना, कर्जे वगैरह लेना देना, प्रॉपर्टी को गिरवी रखना फर्म की, ड्राइंग चेक्स वगैरह को काटना। तो ये वो अथॉरिटीज होती हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती है। लेकिन ये नीचे वाली आठ, अच्छा ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी अथॉरिटी एम्प्लॉय में आती है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आती है और कौन सी नहीं आती। अब नीचे वाली जो अथॉरिटीज हैं ये वो अथॉरिटीज हैं जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती। मतलब कि भाई कोई फर्म का केस चल रहा था किसी कोर्ट के अंदर, तो कोई पार्टनर जो ये नहीं कर सकता जी आप कोर्ट से केस निकाल लेते हैं, कोई अपना सालसी जो है उसको मुंतखब करके हम उससे फैसला करा लेते हैं, कोई आर्बिट्रेटर जो है वो रख लेते हैं। तो लिहाजा ये कोई पार्टनर अकेला नहीं कर सकता कि फर्म जो केस है कोर्ट से निकाल के किसी आर्बिट्रेशन में ले जाए। इसी तरह फर्म के बिहाफ के ऊपर कोई अपने नाम के साथ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता कोई भी पार्टनर जाके। इसी तरह फर्म ने किसी शख्स से पैसे लेने थे 5 लाख रुपए और कोई पार्टनर अकेला जाके उसे ये नहीं कह सकता कि यार चलो यार 2 लाख छोड़ो 3 लाख मुझे दे दो, कोई भी शख्स जो है वो वेव ऑफ नहीं कर सकता। इसी तरह फर्म ने किसी के ऊपर कोई केस किया हुआ है और कोई पार्टनर जाके वो केस विदड्रॉ नहीं कर सकता, ये उसकी अथॉरिटी में नहीं आता। इसी तरह कोई फर्म के ऊपर किसी ने केस किया हुआ है कि भाई फर्म ने उसको पैसे देने हैं, तो कोई पार्टनर जाके ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि जी चलो जी मैं मानता हूँ हमारी फर्म जो है वो लायबल है, ये उसकी अथॉरिटी में नहीं आता। इसी तरह फर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता अकेला पार्टनर। इस तरह कोई फर्म की प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे भी कोई पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरह किसी पार्टनरशिप के अंदर फर्म के बिहाफ पर भी कोई पार्टनर इंटर नहीं हो सकता। तो ये 8 पावर जो है ये इंप्लॉयड अथॉरिटी में नहीं होंगी। अगर एक्सप्रेसली दी गई है तो ठीक है, नहीं तो ये किसी पार्टनर की अकेले की अथॉरिटी नहीं समझी जाएगी। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. किसी भी शख्स की इंप्लॉयड अथॉरिटी को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में हर पार्टनर की अथॉरिटी अनलिमिटेड हो जाती है टू द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, जहां तक कि वो बाकी पार्टनर या फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पे एक फर्म है आपकी जिस तरह लंडे का काम कर रही है और आपका बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है,
तो किसी पार्टनर को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टॉक उठा के अपने घर रखे, लेकिन जो वेयर हाउस है उसमें आग लग गई। अब हर पार्टनर के पास, जो भी वहां पे पार्टनर मौजूद होगा, उसके पास अथॉरिटी है कि वो अनलिमिटेड होगी उसकी अथॉरिटी कि वो वहां से अपना स्टॉक रिमूव कर सकता है, किसी भी और जगह पे रख सकता है, ताकि फर्म के नुकसान को बचा जा सके। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज, वो कहता है कि लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, कि फर्म ने कोई एक्ट किया, फर्म के एक्ट से मुराद क्या? पार्टनर का एक्ट। फर्म ने कोई एक्ट किया, एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड सेवरली विद ऑल पार्टनर्स, कि फर्म ने कोई एक्ट किया और फर्म को नुकसान हो गया तो तमाम पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। इसी तरह फर्म की लायबिलिटी क्या होगी? अगर किसी पार्टनर ने कोई गलत काम किया है, किसी पार्टनर ने गलत काम किया है और किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और नुकसान हो गया, तो फर्म की लायबिलिटी क्या है? तो बेटा थर्ड पार्टीज को फर्म लायबल होगी, लेकिन बाद में जिस पार्टनर ने गलत काम किया है फर्म उससे रिवर्स करा लेगी। वेयर बाय द wrongful act or omission of a partner a loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable to the same extent as the partner. If the partner commit fraud, firm is liable to third party. However, as between the partner, the full loss is borne by partner committing fraud and not by others. ठीक है? देखो, अगर कोई पार्टनर नॉर्मल कोर्स में काम करते हुए कोई नुकसान कर बैठता है थर्ड पार्टीज के साथ, तो फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को लायबल होगी। क्या वो पार्टनर से पैसे लेगी? नहीं, क्यों? वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, पार्टनर लायबल नहीं होगा। दूसरा केस ये है कि किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है थर्ड पार्टी के साथ और नुकसान हो गया, तो भी फर्म थर्ड पार्टी को लायबल होगी। हाँ, अब फर्म जो है उस पार्टनर से सारे का सारा लॉस जो है वो रिकवर कर सकती है। क्लियर है दोनों पॉइंट? Yes, sir. फर्म के एक्ट के लिए तमाम पार्टनर लायबल होंगे, पार्टनर्स के एक्ट के लिए फर्म लायबल होगी। दैट्स इट, शॉर्ट सा इसका आंसर रखें। अगर किसी पार्टनर ने मिस अप्रोप्रिएशन मनी किया या पार्टनरशिप के बिजनेस को गलत यूज किया है, पार्टनर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो फर्म जो है वो लायबल होगी, लेकिन वो फिर पार्टनर से रिसीव कर लेगी अगर उसने कहीं पे गलत किया है तो लिहाजा अगर कहीं पे भी पार्टनर की गलती है तो थर्ड पार्टी को फर्म लायबल होगी, लेकिन वो बाद में उस गलत पार्टनर से रिकवर करा लेगी। क्या कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। राइट ऑफ ट्रांसफर, कि जिस शख्स को इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, मिसाल के तौर पे अनीस ने अपने बेटे को इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, उसके राइट क्या होंगे? टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फॉर टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट ऑफ द फर्म। ठीक है? तो अगर फर्म चल रही है तो जितना इसका इंटरेस्ट है उतना प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन अगर फर्म बंद हो जाती है तो फिर फर्म के जो एसेट होंगे उसमें से वो अपना हिस्सा ले सकता है। ये जिसको भी इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा उसका राइट होगा। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? जो इंटरेस्टेड पर्सन की या जिसको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है बाय लॉ। वो पार्टनर नहीं होगा, वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो कंपनी के फर्म के अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता, वो फर्म की बुक्स जो है बुक्स एंड पेपर्स वो चेक नहीं कर सकता, और इसी तरह वो फर्म के अकाउंट्स को चैलेंज भी नहीं कर सकता कि भाई साल के एंड पे कंपनी ने फर्म ने जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और वो बंदा खड़ा होकर कह दे कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है, ये गलत बनी, और वो फर्म के अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर? ट्रांसफरी के ऊपर, जिसको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है। ये अनीस के बेटे की बात हो रही है। क्लियर है पुत्र? Yes, sir. अगला टॉपिक है, क्या माइनर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हो सकता है? आंसर है नहीं। कोई भी माइनर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि तमाम पार्टनर जो है वो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। माइनर एजेंट तो हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकता, लिहाजा माइनर कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ, माइनर फर्म के बेनिफिट में इंटर हो सकता है। जिस तरह आपके इलाके में कोई यतीम बच्चा रहता है, आप कहते हो जी हम आज के बाद 5% अपना प्रॉफिट इसको देंगे, तो वो आप उसको दोगे, वो बेनिफिट में इंटर हो सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं हो सकता जब तक कि वो माइनर होगा। माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। देयरफॉर ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, तो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के बेनिफिट में इंटर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
ठीक है। लीगल स्टेटस क्या होता है, राइट क्या होंगे माइनर के, कि भाई वो अपना प्रॉफिट और फर्म की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है और कंपनी की तमाम बुक्स को और कॉपीज को इंस्पेक्ट भी कर सकता है और अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई मेजर शख्स 18 या 21 साल से बड़ा शख्स अगर किसी फर्म के बेनिफिट के अंदर इंटर है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स एंड पेपर्स को नहीं देख सकता, लेकिन पार्टनर अगर माइनर है वो तो वो देख सकता है। क्लियर है ये पॉइंट बच्चे? Yes, sir. लाइबिलिटी क्या होगी माइनर की, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो जो माइनर का शेयर है फर्म के अंदर वो लायबल होगा, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा किसी किस्म के एक्ट के लिए। क्लियर है? Yes, sir. डिसेबिलिटीज क्या होती है बच्चे, वो कहता है वो फर्म का कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता और इसी तरह पार्टनरशिप में रहते हुए फर्म के ऊपर वो केस नहीं कर सकता। जब तक वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर उसने केस करना है तो वो क्या करेगा, पहले फर्म से रिटायर होगा, अपना रिलेशनशिप खत्म करेगा, फिर फर्म के ऊपर केस कर सकता है। तो ये दो डिसेबिलिटीज हैं। क्लियर है बच्चे? अब अगला टॉपिक ये है कि एक शख्स माइनर था, वो फर्म के बेनिफिट में इंटर हुआ, बाद में वो मेजर हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल तक कोई भी वो शख्स मेजर हो गया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा जब वो मेजर हो जाएगा। वो कहते हैं जैसे ही वो शख्स मेजर होगा, ठीक है, जिस दिन वो शख्स मेजर होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे डिसाइड करना होगा कि क्या वो फर्म का पार्टनर बनना चाहता है या वो फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता। ठीक है, 6 महीने के अंदर जिस दिन वो मेजर होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे डिसाइड करना होगा कि वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है, बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। जाहिर बात है वो माइनर नहीं रहा। He has a status of a minor up to the date of notice. If he fails to give such notice, तो उसे क्या करना होगा, उसे नोटिस देना होगा कि भाई या तो मैं इस फर्म के अंदर पार्टनर हूं या मैं इस फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हूं, दोनों को सिलेक्ट करके उसने नोटिस देना होगा। लेकिन अगर वो शख्स नोटिस नहीं देता 6 महीने के अंदर अंदर, तो समझा जाएगा ये वो फर्म का पार्टनर बन गया है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म का, अगर कोई माइनर जो है वो इलेक्ट करता है, डिसाइड करता है, नोटिस देता है कि वो फर्म का पार्टनर बन गया है, अगर जब वो पार्टनर बन जाते हैं तो उसके राइट्स क्या होंगे, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी शेयर टू व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। अब पार्टनर बन गया तो उसका फर्म की प्रॉपर्टी वगैरह में और प्रॉफिट में क्या शेयर होगा, जब जितना उसका बेनिफिट था अब वो फर्म का शेयर बन जाएगा। और he also become personally liable to third parties for all the act of firm done since he was admitted to the benefit of the partnership। तो अब लायबल कब से होगा, तमाम एक्ट से, पीछे से, जब वो बच्चा था, जब वो फर्म के बेनिफिट में इंटर हुआ था तब से लायबल हो जाएगा। ये नहीं होगा कि जिस दिन वो डिसाइड करेगा कि मैं फर्म का पार्टनर बनना चाहता हूं उस दिन से लायबल होगा, नहीं, वो तमाम एक्ट्स के लिए लायबल होगा। कब से? पहली डेट से जब वो बेनिफिट में इंटर हुआ था। इसी तरह अगर वो फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, वो कहता है जी मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो उसके पास क्या राइट है, तो उसके पास राइट है कि भैया जी his share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice। तो जिस दिन वो नोटिस देगा कि मैं फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो उसका शेयर किसी किस्म के फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं रहेगा। और इसी तरह वो कहते हैं he shall be entitled to his share of profit and property and can sue the partners for it। तो वो ऐसे समझा जाएगा जैसे फर्म के बेनिफिट के अंदर इंटर होता है एक मेजर शख्स। मेजर शख्स वाली बात याद है ना, अनीस का बेटा, वो जब बेनिफिट में इंटर था तो उसके पास क्या राइट्स थे, तो वो अपना प्रॉफिट ले सकता था और इस तरह डेसोल्यूशन के केस में वो प्रॉपर्टी का शेयर भी ले सकता था। तो लिहाजा अगर जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो वो फिर इंटरेस्टेड रहेगा, तो लिहाजा वो अपना शेयर भी ले सकता है और प्रॉपर्टी का शेयर भी ले सकता है प्रॉफिट के अंदर। क्लियर है बच्चे? Yes. अब यहाँ पे एक और छोटी सी सिचुएशन है, देखो 6 महीने कब से स्टार्ट होने हैं। मिसाल के तौर पे अनीस, फैजान, शफकत पार्टनर थे फर्म, उनके एक बच्चा था छोटा सा, क्या कहते हैं 16 साल का, 16 ईयर उसकी एज थी, ये 3 बच्चा था। इन्होंने कहा जी हम अपने प्रॉफिट का 5% जो है वो इसे देते रहे। ठीक है, अब इसको पता था, इसको पहले दिन बता दिया गया कि आप हमारी फर्म के 5% बेनिफिट में इंटर हो,
तो जिस दिन ये 18 साल का होगा उस दिन से 6 मंथ्स काउंट होंगे। ये क्लियर है बच्चे? ये सर क्लियर है? कैसे 6 months का जी बेटा, मतलब 6 months कैसे काउंट होंगे सर? ऐसे 1 2 3 4 5 6 कैसे काउंट होगा? अजीब यार। मतलब जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, जिस डेट को वो 18 साल का होगा, उसकी अगली डेट ऑफ बर्थ जो होगी, उस डेट ऑफ बर्थ से लेके आगे 6 महीने काउंट करने। बस ठीक है? तो लिहाजा अगर उसे पता है, कि वो फर्म के बेनिफिट में इंटर है, तो क्या होगा, जिस दिन वो 18 साल का होगा उससे आगे 6 मंथ होंगे उसके पास। लेकिन बेटा हुआ ये कि ये 16 साल का बच्चा था। आप क्या करते थे कि इसको बताया ही नहीं कि ये फर्म के बेनिफिट में इंटर है, बल्कि क्या करते थे, आप फर्म का जो 5% प्रॉफिट होता था वो अनीस को दे देते थे, और अनीस जाके इस बच्चे को